अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। हम जानते हैं कि भोजन हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जैसा कि हम पहले ही सीख चुके हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य सहित जानवर भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं और इसलिए वे पौधों या अन्य जानवरों को खाते हैं। हम जो भोजन खाते हैं वह शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए आवश्यक है ताकि हम पाचन, श्वसन और उत्सर्जन जैसी विभिन्न गतिविधियां कर सकें। आज विश्व का लगभग आधा कार्यबल फसल उगाने या खेत जानवरों की देखभाल में कार्यरत है। भारत में लगभग 70% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्य करती है। सोचो और जवाब दो। उद्देश्य: कृषि, फसलें और उनके प्रकार। कृषि पद्धतियां: बीजों का चयन एवं बुआई, खाद एवं उर्वरकों का मिश्रण, खरपतवार और कीटों से सुरक्षा। फसल उत्पादन: जानवरों से प्राप्त भोजन। वर्तमान में दुनिया में 6 अरब से अधिक लोग हैं और 2050 में ये स्थिति 9 अरब से अधिक होने की उम्मीद है। चूंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता है, हम अपने देश में बड़ी संख्या में लोगों को भोजन कैसे प्रदान कर सकते हैं? कृषि, फसलें और उनके प्रकार। बढ़ती मानव जनसंख्या उपलब्ध खाद्य संसाधनों पर दबाव डाल रही है। बढ़ती खाद्य मांगों को पूरा करने के लिए भोजन का उचित उत्पादन, संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है। भोजन और अन्य उपयोगी उत्पादों के लिए बड़े पैमाने पर पौधे उगाने और जानवरों को पालने की प्रथा को कृषि के रूप में जाना जाता है। जब किसी क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, फसल के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले खेती की जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, चावल और मक्का जैसे अनाज थे। उनके बीज कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं और इसलिए दुनिया में लगभग हर जगह मुख्य आहार बनते हैं। भारत एक विशाल देश है जहां तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसी विभिन्न जलवायु स्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। तदनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में उगाई जाने वाली फसलों की समृद्ध विविधता है। बढ़ते मौसम के आधार पर फसलों को खरीफ और रबी फसलों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। खरीफ फसलें: इन फसलों को ग्रीष्मकालीन फसलें कहा जाता है। इन्हें आमतौर पर जून में लगाया जाता है और अक्टूबर में काटा जाता है। उन्हें भी बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ फसलों के कुछ उदाहरण धान, कपास, सोयाबीन, मक्का और मूंगफली हैं। धान का खेत, कपास, सोयाबीन, मक्का। रबी फसलें: इन फसलों को शीतकालीन फसल कहा जाता है। इन्हें आमतौर पर नवंबर में लगाया जाता है और अप्रैल में काटा जाता है। इन्हें अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती। रबी फसलों के कुछ उदाहरण गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों हैं। गेहूं, जौ, शायद, ग्राम। कृषि पद्धतियां: कृषि में आधुनिक प्रगति ने किसानों को व्यवस्थित तरीके से फसल उगाना सिखाया है। किसान द्वारा कृषि क्षेत्र में अपनाए जाने वाले कार्यों को कृषि पद्धतियां कहा जाता है। आइए जानते हैं विभिन्न कृषि पद्धतियों के बारे में। मिट्टी की तैयारी: मिट्टी पौधों के बढ़ने का प्राकृतिक माध्यम है। खेती के लिए मिट्टी को जुताई और समतल करके तैयार किया जाता है। जुताई या जुताई, मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को जुताई या जुताई कहा जाता है। ये लकड़ी या लोहे के हल का उपयोग करके किया जाता है जिसे जानवरों या ट्रैक्टरों द्वारा खींचा जाता है। आजकल लोहे के हल अधिक लोकप्रिय हैं। हालांकि यह अन्य उपकरणों की तुलना में महंगा है, लेकिन इससे समय और श्रम की बचत होती है। लोहे का हल, ट्रैक्टर चालित हल।
जुताई के लाभ, इससे जड़ों तक पहुंच मिलती है। स्टार तथ्य। आजकल किसान रासायनिक उर्वरकों के हानिकारक प्रभावों के कारण पर्यावरण अनुकूल हरी खाद की ओर रुख कर रहे हैं। हरी खाद से तात्पर्य तिपतिया घास और सरसों जैसी फसलों से है, जिन्हें मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बेहतर बनाने के लिए जोता जाता है। मिट्टी में अधिक गहराई तक, इससे पौधे को जमीन पर अधिक मजबूती से टिकने में मदद मिलती है। ये मिट्टी में हवा को रोकने में मदद करता है, जो जड़ों को सांस लेने के लिए आवश्यक है। धीमी मिट्टी उपयोगी रोगाणुओं और कीड़ों की वृद्धि में मदद करती है। ये मिट्टी को और समृद्ध करते हैं और यहाँ तक कि मृत केंचुओं के सड़े हुए शरीर भी ह्यूमस निर्माण में योगदान करते हैं। ये पौधों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर है। गीली मिट्टी अतिरिक्त खाद और उर्वरकों को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में सक्षम होती है। समतल करना, समतलीकरण से तात्पर्य मिट्टी की सतह को चिकना और समतल बनाने की प्रक्रिया से है। ये लकड़ी या लोहे के लेवलर की सहायता से किया जाता है। ऐसा खेत में एक समान सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ये खेत से नमी की हानि को भी रोकता है और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। बीजों का चयन एवं बुआई। मिट्टी तैयार करने के बाद खेत बीज बोने के लिए तैयार हो जाता है। बुआई तैयार मिट्टी में बीज बोने की विधि है। उत्पादित फसल की गुणवत्ता बोए गए बीजों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसलिए बुआई के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना महत्वपूर्ण है। बीज बोने की मूलतः दो विधियां हैं। पहले को हाथ से बीज फैलाना या बिखेरना कहा जाता है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में बीजों का असमान वितरण होता है। न्याय के लिए संघर्ष करने वाला। बीज ड्रिल। बुआई का एक और तेज और बेहतर तरीका सीड ड्रिल का उपयोग करना है, जिसे ट्रैक्टर से जोड़ा जा सकता है। यह विधि पूरे खेत में बीजों का उचित वितरण सुनिश्चित करती है और बीज उचित गहराई पर भी बोए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक पौधे को अच्छी तरह विकसित होने के लिए पर्याप्त पानी और पोषक तत्व मिलते हैं। वे मिट्टी से भी ढक जाते हैं, जिससे पक्षियों द्वारा होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। इस विधि से समय और श्रम की भी बचत होती है। आपने क्या सीखा? सही शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। 1. खरीफ फसलों को शीत ऋतु, ग्रीष्मकालीन फसलें कहा जाता है। B. रबी की फसलें कहलाती हैं। गर्मियों में सर्दी। C. किसान द्वारा अपनाए जाने वाले कार्यों को अभ्यास, कृषि, मछली पालन कहा जाता है। D. पौधों के बढ़ने का प्राकृतिक माध्यम है, पानी, मिट्टी। E. समतलीकरण से तात्पर्य मिट्टी की सतह बनाने की प्रक्रिया से है। खुरदरा चिकना। 1. बुआई रोपण की विधि है। खाद एवं उर्वरकों का मिश्रण। तैयार मिट्टी में बीज, फूल। पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं, उन्हें खाद और उर्वरक कहा जाता है। मिट्टी में खाद और उर्वरक मिलाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ स्थानों पर मिट्टी में फसलों के लिए पोषक तत्व कम होते हैं, क्योंकि किसान एक ही खेत में एक के बाद एक फसल उगाते हैं। इसलिए इन पोषक तत्वों की पूर्ति या तो प्राकृतिक तरीकों से या मिट्टी में खाद और उर्वरक डालकर की जानी चाहिए। खाद, उर्वरकों। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो मृत पौधों और जानवरों के अपशिष्ट के अपघटन से प्राप्त होता है। हरी खाद मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए विशेष रूप से हरी रहते हुए मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों यानी फलियां, राई, घास और मेथी से बनाई जाती है। दूसरी ओर उर्वरक मानव निर्मित रसायन और अकार्बनिक पदार्थ हैं, जो मिट्टी को एक विशिष्ट पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होते हैं, इसलिए उन्हें एनपीके उर्वरक कहा जाता है। रासायनिक उर्वरक किसानों के बीच लोकप्रिय हो गए हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश पानी में घुलनशील हैं और पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित किए जा सकते हैं। इन्हें स्टोर करना और संभालना भी आसान है। हालांकि बारिश या अत्यधिक सिंचाई के कारण उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। लंबे समय तक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो सकती है। उर्वरक पोटेशियम जैसे तत्वों से भरपूर रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक हैं। उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग लंबे समय में मिट्टी को कम उपजाऊ बनाता है। उर्वरकों के उपयोग से फसल उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन मिट्टी और जल प्रदूषण होता है। वे कम भारी होते हैं और उन्हें संभालना आसान होता है। 10. खाद प्राकृतिक पदार्थ हैं जो जानवरों के अपशिष्ट और पौधों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। वे मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, मिट्टी की बनावट में सुधार करते हैं और मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाते हैं। खाद हानिकारक नहीं है लेकिन मिट्टी में विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में मदद नहीं कर सकते हैं। वे काफी भारी होते हैं और उन्हें स्थानांतरित करना मुश्किल होता है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार की अन्य टिकाऊ तकनीकें। कभी कभी लगातार फसलें उगाने से भूमि बंजर या अनुपजाऊ हो जाती है। इसे कुछ समय तक बिना खेती किए छोड़ देना चाहिए ताकि यह अपने पोषक तत्वों और उर्वरता को पुनः प्राप्त कर सके। मिट्टी को एक या अधिक मौसम के लिए बंजर छोड़ देने की इस प्रक्रिया को परती कहा जाता है। मृत पौधे, जानवर और अन्य कार्बनिक पदार्थ जो भूमि पर एकत्र हो जाते हैं, सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्व मिट्टी में वापस आ जाते हैं। फसल चक्र की विधि का उपयोग करके भी मिट्टी को प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति की जा सकती है। यह एक के बाद एक विभिन्न फसलें उगाकर किया जा सकता है। पहले के समय में किसान एक मौसम में चारे के रूप में फलियां और अगले मौसम में गेहूं उगाते थे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति में मदद मिली। आजकल किसानों को इस प्रथा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु मौजूद होते हैं। मटर, सोयाबीन और हरी फलियां फलीदार पौधों के कुछ उदाहरण हैं। वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिकों में स्थिर करते हैं जिनका उपयोग पौधे द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद मिट्टी अगली गेहूं या चावल की फसल के लिए तैयार हो जाती है। मटर, सोया सेम, हरी सेम, मिश्रित फसल। कभी कभी एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। फसलों को इस प्रकार चुना जाता है कि एक फसल के उत्पाद और अपशिष्ट पदार्थ दूसरी फसल के विकास के लिए फायदेमंद हों। इससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है और उपज बढ़ती है। इसी कारण से कपास और मूंगफली की फसलें अक्सर एक साथ उगाई जाती हैं। सिंचाई। विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति सिंचाई कहलाती है। भारत में किसान मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहते हैं। चूंकि वर्षा समय समय पर और स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होती है, इसलिए सिंचाई के अन्य साधनों जैसे कुएं, ट्यूबवेल, नहरें, नदियां और झीलें का उपयोग करना पड़ता है। पानी को लंबी नहरों के माध्यम से ले जाया जाता है या बिजली या डीजल पंपों का उपयोग करके पाइपों के माध्यम से खेतों में डाला जाता है। अच्छी फसल की पैदावार पानी की सही मात्रा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये फसल के प्रकार और मिट्टी के प्रकार पर भी निर्भर करता है। ग्रीष्म ऋतु में खेतों को नियमित अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है।
जब पौधे की जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं, तो खनिज और उर्वरक भी अवशोषित हो जाते हैं। पानी बीजों के अंकुरण में मदद करता है। पानी पौधे के विभिन्न भागों तक पोषक तत्वों के परिवहन में भी मदद करता है। सिंचाई के पारंपरिक एवं आधुनिक तरीके। सिंचाई के विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक तरीके हैं। सिंचाई क्षेत्र की पारंपरिक विधि में मवेशियों या मनुष्यों का उपयोग किया जाता है। कुएं से पानी खींचने के लिए नहर सिंचाई, कुंड सिंचाई, चेन पंप, खंदक, धेकली और रहट सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके हैं। ये तरीके सस्ते हैं, लेकिन इनसे अक्सर पानी की बर्बादी होती है। दूसरी ओर, आधुनिक सिंचाई पानी का किफायती उपयोग करती है। ऐसी दो विधियां हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। फव्वारा प्रणाली। पढ़ें और प्राप्त करें। उस क्षेत्र के लिए आप किस सिंचाई प्रक्रिया की अनुशंसा करेंगे जहां अक्सर पानी की कमी रहती है? क्यों? सिंचाई की पारंपरिक विधि, राहत। छिड़काव प्रणाली। ये सिंचाई जल लगाने की एक विधि है जो प्राकृतिक वर्षा के समान है। पानी को आमतौर पर पंपिंग द्वारा पाइपों की एक प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है। फिर इसे स्प्रिंकलर के माध्यम से हवा में छिड़का जाता है ताकि यह छोटी पानी की बूंदों में टूट जाए और जमीन पर गिर जाए। पंप आपूर्ति प्रणाली। स्प्रिंकलर और परिचालन स्थितियों को पानी के एक समान अनुप्रयोग को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। कभी कभी खेत में अतिरिक्त पानी जमा हो जाता है जिसे मिट्टी सोख नहीं पाती। इस स्थिति को जलभराव कहते हैं। जलजमाव अधिकांश फसलों के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे जड़ों को सांस लेने का मौका नहीं मिलता है और मिट्टी में नमक की मात्रा भी बढ़ जाती है। ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई को कभी कभी ट्रिकल भी कहा जाता है। सिंचाई। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों के पास एक पाइप से बूंद बूंद करके गिरने दिया जाता है। इससे पानी की बर्बादी कम होती है। हालांकि ये बहुत महंगा है। यह उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां पानी की कमी है। खरपतवार और कीटों से सुरक्षा। कभी कभी किसी खेत में फसल के पौधों के साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। अमरेंस, चौलाई, जंगली जई और चेनोपोडियम, बथुआ बहुत आम खरपतवार हैं जो लगभग हर फसल के साथ उगते हैं। वे मुख्य फसल के लिए हानिकारक हैं क्योंकि वे पानी, सूरज की रोशनी, पोषक तत्वों और स्थान के लिए इसके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे उपज कम हो जाती है। इसलिए खरपतवार को हटाने की जरूरत है। खेत से खरपतवार निकालने की प्रक्रिया को निराई गुड़ाई कहते हैं। खरपतवारों को हाथ से हटाकर या ट्रॉवेल या हैरो का उपयोग करके मैन्युअल रूप से निराई की जा सकती है। खरपतवारनाशी या शाकनाशी का छिड़काव करके भी निराई की जा सकती है। बूंद से सिंचाई। 12. कीटनाशकों का छिड़काव करता किसान, जो खरपतवार को तो नष्ट कर देते हैं लेकिन फसलों को नहीं। कुछ सामान्य खरपतवारनाशी हैं 2,4-D, डालापोन, मेटाक्लो और असिनियाजीन। हालांकि खरपतवारनाशी जहरीले होते हैं और खाने से पहले अनाज को अच्छी तरह से धोना चाहिए। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, खरपतवारनाशकों का छिड़काव खरपतवारों के वानस्पतिक चरण के दौरान, फूल आने और बीज बनने से पहले किया जाना चाहिए। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसानों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसलिए उन्हें खरपतवारनाशी का उपयोग करते समय सावधान रहना चाहिए। ये सलाह दी जाती है कि इन रसायनों का छिड़काव करते समय उन्हें अपने मुंह और नाक को कपड़े से ढकना चाहिए। कभी कभी चूहे, कृंतक और कीड़े जैसे जानवर भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे जानवरों को कीट कहा जाता है।
कीटों को नियंत्रित करने या नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कीटनाशक कहलाता है। कीटनाशक कीटों के साथ साथ उनके अंडे और लार्वा को भी मार देते हैं, लेकिन फसलों को प्रभावित नहीं करते हैं। इनमें कीटनाशक शामिल हैं जिनका उपयोग कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है, और कृंतकनाशक जो कृंतकों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टार तथ्य: एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) एक प्रणाली है जो कीटों के प्रबंधन के लिए जैविक, सांस्कृतिक, भौतिक और रासायनिक उपकरणों का उपयोग करती है। किसान पर्यावरण की रक्षा के लिए IPM, बफर जोन और नो-टिल खेती जैसे तरीकों का उपयोग करते हैं। आपने क्या सीखा? सत्य के लिए T और गलत कथन के लिए F लिखें। उर्वरक मानव निर्मित रासायनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं। B. लंबे समय तक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। C. कभी कभी लगातार फसलें उगाने से भूमि बंजर या अनुपजाऊ हो जाती है। D. फसल चक्र की विधि का उपयोग करके भी मिट्टी को प्राकृतिक रूप से पुनःपूर्ति की जा सकती है। विभिन्न अंतरालों पर फसलों को वायु की आपूर्ति सिंचाई कहलाती है। कभी कभी चूहे, कीट पतंगे जैसे जानवर भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवारनाशकों के छिड़काव से किसानों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। H. कीट को नियंत्रित करने या नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कीटनाशक कहलाता है। फसल काटने वाले: एक बार फसल पक गई तो पकना ही है। एकत्र हुए: किसी फसल को काटने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया को कटाई कहा जाता है। अधिकांश फसलों को दरांती की सहायता से जमीन के करीब से हटा दिया जाता है। बड़े खेतों में किसान बड़ी मशीनों का उपयोग करते हैं, जिन्हें कंबाइन कहा जाता है, जो कटाई करके अनाज को भूसी से अलग करती हैं। घास के कटे हुए डंठलों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। इसे मैन्युअल रूप से या कंबाइन हार्वेस्टर और थ्रेशर नामक मशीन की मदद से किया जा सकता है। मड़ाई के बाद अनाज है भूसे से अलग किया गया। हवा की सहायता से अनाज से भूसी निकालने की प्रक्रिया को विनोइंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में बीजों को एक निश्चित ऊंचाई से जमीन पर गिराया जाता है। अनाज भारी होने के कारण लंबवत गिरते हैं, जबकि भूसी हल्की होने के कारण दूर उड़कर एक और टीला बना लेती है। भंडारण: काटे गए खाद्यान्नों में आमतौर पर भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक नमी होती है। अनाज को धूप में सुखाने से अतिरिक्त नमी दूर हो जाती है। अनाज को रोगाणुओं द्वारा खराब होने से बचाने के लिए यह आवश्यक है। सूखने के बाद अनाज को ठंडे, सूखे और साफ स्थान पर संग्रहित करना चाहिए। छोटे किसान अनाज को जूट के थैलों या धातु के डिब्बे में रखते हैं। हालांकि, अनाज को चूहों और कीड़ों जैसे कीटों से बचाने के लिए साइलो और अन्य भंडार में बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है। कीटों के हमले से बचने के लिए अक्सर गोदामों में पहले से ही कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। कटे हुए अनाज का भंडारण: अनाज की कटाई वर्ष में एक बार की जाती है, इसलिए उन्हें सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है ताकि अगली फसल के मौसम तक बने रहें। कम उत्पादन के कारण होने वाली किसी भी ऊर्जा स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त स्टॉक को सुरक्षित रखा जाता है। इस अतिरिक्त स्टॉक को बफर स्टॉक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार, जब हमारे पास अधिक फसल उत्पादन होता है, तो कमी के समय में उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में भंडारण किया जाता है। फसल उत्पादन: हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए कृषि उत्पादन भी आनुपातिक रूप से बढ़ना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद के युग में भारत में खाद्य उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। कृषि में बेहतर बीजों,
उर्वरकों और नई तकनीकों के उपयोग ने कृषि में एक क्रांति ला दी है जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में 1960 और 1970 के दशक की यह क्रांति मैक्सिको से गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों के आयात द्वारा लाई गई थी। इससे हमारे वैज्ञानिकों को हमारी मिट्टी और जलवायु के लिए बेहतर अनुकूल उन्नत किस्में विकसित करने में मदद मिली। पढ़ें और प्राप्त करें एक में उगाए गए फसल पौधे। क्या आपको पूरी तरह से नर्सरी मिलने की उम्मीद है? क्यों नहीं? नाइट्रोजन चक्र। वायु में मुख्य तत्व नाइट्रोजन है। ये प्रोटीन, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण के लिए आवश्यक है। जीवन का पौधारोपण करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग, लगभग 78% नाइट्रोजन है, जो इसे नाइट्रोजन का सबसे बड़ा भंडार बनाता है। हालांकि, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जैविक उपयोग के लिए अनुपलब्ध है, जिससे कई प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में उपयोग योग्य नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अतः इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से जीवों के लिए उपयोगी रूप में परिवर्तित करना होता है। दूसरे शब्दों में, नाइट्रोजन के मिट्टी में स्थिर होने, पौधों और जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने और बाद में वायुमंडल में वापस लौटने की चक्रीय प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। हवा में नाइट्रोजन। बिजली चमकना। पादप प्रोटीन। पशु प्रोटीन। नाइट्रेट जड़ों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। उर्वरकों। पशु अपशिष्ट। बिक्री मेंडी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। क्षय जीवाणु पौधों और जानवरों के मृत अवशेषों और जानवरों के अपशिष्ट पर कार्य करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। जड़ की गांठों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। बिक्री मिनरेट्स। नाइट्रोजन चक्र। इस चक्र में 5 मुख्य प्रक्रियाएं हैं जिनकी चर्चा नीचे की गई है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यह वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। मटर और सोयाबीन जैसे फलीदार पौधों की जड़ की गांठों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम होते हैं। इस जैविक प्रक्रिया के अलावा, बिजली, ज्वालामुखी विस्फोट और जंगल की आग भी नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने में मदद करती है। नाइट्रोजन स्वांगीकरण। इन जीवाणुओं द्वारा निर्धारित नाइट्रोजन को पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। उनके ऊतकों में पादप प्रोटीन के रूप में संग्रहित होता है। ये संग्रहित नाइट्रोजन पौधों से शाकाहारी जीवों तक पहुंचती है जो उन्हें खाते हैं और फिर मांसाहारी जानवरों तक पहुंचती है जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों को जीवित जीवों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपयोगी कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने की इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन आत्मसात कहा जाता है। अमोनीकरण। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं, तो उनके शरीर में मौजूद नाइट्रोजन यौगिक विघटित हो जाते हैं और मिट्टी में वापस आ जाते हैं। प्रोटीन जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों को अमोनिया में बदलने की इस प्रक्रिया को अमोनीकरण कहा जाता है। नाइट्रीकरण। इनमें से कुछ नाइट्रोजन यौगिकों को पौधों द्वारा फिर से अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि कुछ को मिट्टी में मौजूद नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहा जाता है। विनाइट्रीकरण। ये प्रक्रिया अवायवीय रूप से होती है जहां कुछ नाइट्रेट पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शेष को बैक्टीरिया को डीनाइट्रिफाइंग करके वापस नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। आपने क्या सीखा? निम्नलिखित सवालों का जवाब दें। 1. इनमें से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में जोड़ता है, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया या डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया? क्यों? 2.
यदि आप कहते हैं कि एक निश्चित प्रक्रिया नाइट्रोजन को स्थिर करती है, तो इसका क्या मतलब है? वायुमंडल में कौन सी प्राकृतिक प्रक्रिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है? जानवरों से प्राप्त भोजन। पौधों की तरह जानवर भी मनुष्य को भोजन प्रदान करते हैं। हमने अभी देखा है कि फसल उत्पादन की प्रक्रिया में बीज का चयन, बुआई आदि जैसे कई चरण शामिल होते हैं। घर या खेतों में पाले गए जानवरों को उचित भोजन, आश्रय और देखभाल प्रदान की जानी चाहिए। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के जानवर जो हमें भोजन प्रदान करते हैं वे हैं दुधारू, दूध देने वाले पशु। दूध गाय, भैंस, ऊंट आदि पशुओं से प्राप्त किया जाता है। बकरी। दूध का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे मक्खन, घी, दही और पनीर तैयार करने के लिए किया जाता है। दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण आहार है। मांस और अंडा देने वाले जानवर। मांस बकरी, भेड़, बत्तख, मुर्गी, मछली आदि जानवरों से प्राप्त किया जाता है। भोजन के लिए बड़े पैमाने पर मछली पालन को मछली पालन के रूप में जाना जाता है। इनके अलावा शहद मधुमक्खियों से प्राप्त किया जाता है। मधुमक्खियों की देखभाल और प्रबंधन को मधुमक्खी पालन के रूप में जाना जाता है। मधुमक्खियां परागण में भी मदद करती हैं जब वे रस इकट्ठा करने के लिए फूलों पर जाती हैं। शब्द की शक्ति। स्टार तथ्य। मधुमक्खी का मस्तिष्क आकार में अंडाकार होता है और केवल एक तिल के बीज के आकार का होता है, फिर भी इसमें चीजों को सीखने और याद रखने की उल्लेखनीय क्षमता होती है और यह यात्रा की गई दूरी और चारा खोजने की दक्षता पर जटिल गणना करने में सक्षम होती है। कृषि, भोजन और अन्य उपयोगी उत्पादों के लिए बड़े पैमाने पर पौधे उगाने और जानवरों को पालने का अभ्यास। जुताई, मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया। उर्वरक, रासायनिक पदार्थ जिनमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक एक या अधिक पोषक तत्व होते हैं। सिंचाई, फसलों की खेती के लिए नियमित अंतराल पर पानी की आपूर्ति। अमोनीकरण, प्रोटीन जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का अमोनिया में रूपांतरण। नाइट्रीकरण, अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। विनाइट्रीकरण, नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस में रूपांतरण। कटाई, वह फसल जो एक मौसम में पकती है या काटी जाती है। पुनःपूर्ति, किसी चीज को पिछले स्तर पर पुनर्स्थापित करना।